और वो पूरी व्यवस्था जो है वहाँ प्रिंसिपल के द्वारा नियंत्रित होगी। तो एक जाहिर सी बात है, ये सवाल उठ रही है कि प्रधान पाठक का पद कहीं खत्म न कर दिया जाए। लेकिन आप उसको ठीक नहीं करके समेट रहे हैं और भर्ती भी उसमें नहीं हो रही। दूसरी तरफ आप निजी स्कूल खोलने के लिए आप सब्सिडी दे रहे हैं, तो भाई गरीब बच्चा जाएगा कहाँ? सही है कि एक बच्चे को पढ़ाना, आज अगर निजी स्कूल में पढ़ाना हो तो इसको स्कूल ड्रेस दिलाना, उसके जूते दिलाना, उसको उसकी किताबें दिलाना, और वो भी एनसीईआरटी की किताबें मिलने के बावजूद प्राइवेट और कि विपक्ष को कोरी राजनीति नहीं करना चाहिए, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया, पत्रकारों को बताया और चलते बने, या फिर जो बहुत सारा प्रोसेस होने के बाद में आप आंदोलन की प्रक्रिया को आज पकड़ने को देख रहे हैं, उसको बहुत पहले किया जा सकता है कि आप निजी स्कूलों को जो आप लगातार एक बोलना चाहिए कि मिठाई खिलाते हैं चमचों में पकड़कर, वो थोड़ा चमचों की मिठाई उनकी कम करिए, क्योंकि वो निजी स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं सरकारी स्कूल के बने। आप सोचिए कि 5 कक्षाओं की बच्चों की पढ़ाई 2 शिक्षकों के भरोसे एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे हो पाएगी, ये सवाल जो है पालक पहले से भी उठा रहे हैं। और ये सवाल अब सरकार के नेता मंत्री कहते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, वो अगर करना चाहती तो वाकई में ऑर्गेनाइज तरीका होना चाहिए। किसी भी शिक्षक या शिक्षिका जिसकी नौकरी लगी हुई, जिसका घर परिवार चल रहा होगा, उन नौकरियों से, उनकी नौकरियों पर कुठाराघात बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों को सहूलियतें होनी चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में इन दिनों युक्ति युक्तकरण का मसला काफ़ी गरमाया हुआ है। आप सभी टेलीविज़न स्क्रीन पे, मीडिया पे और सोशल मीडिया पे सारी जगहों पे खबरें पढ़ और देख रहे हैं कि युक्ति युक्तिकरण को लेकर अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो सरकारी स्कूल हैं अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे थे, उन्हें ऑर्गेनाइज्ड वे पे किया जा रहा है। लेकिन जो कांग्रेस है या विपक्षी दल के और कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि सरकार युक्ति युक्तिकरण के बहाने जो सरकारी स्कूल के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनकी नौकरियों पे कुठाराघात करने की तैयारियां कर रही हैं। इस मसले पे हमने सोचा कि एक एक्सपर्ट की राय लें, और चूँकि मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार हमेशा जनरल व्यू को प्रेजेंट करने की हमारी कोशिश रहती है। मेरे साथ में रोमशंकर यादव हैं, जिन्हें रोमी भाई भी कहा जाता है। वो एक संस्थान को बहुत अच्छे से काफ़ी सालों से देख रहे हैं पत्रकारिता में, और एक छोटे भाई हमारे राहुल जो अभी हरी मूवी देख रहे हैं। उन दोनों ही से और जो मेरे अंदर से भी कुछ बातें निकल के आई, हम कोशिश करेंगे कि युक्ति युक्तिकरण को आप तक सीधे साफ शब्दों में समझा पाए। रोमी भाई, युक्ति युक्तिकरण ये है क्या? जिन्हें समझ नहीं आता उन्हें समझाइए। युक्ति युक्तिकरण ये है कि संख्या के आधार पे शिक्षकों की व्यवस्था करने का जो निर्देश है शासन का, उसके लिए दर्ज संख्या बच्चों का अलग अलग स्कूल में और वहाँ शिक्षकों की संख्या का पहले जानकारी मंगाया गया और उनको चिन्हांकन किया गया, और उसके बाद में जहाँ दर्ज संख्या के आधार पर ज़्यादा जो शिक्षक था उसको जहाँ कम था वहाँ भेजने के लिए एक युक्ति युक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो इसमें मैं 2 रूप में इसको देखता हूँ। सबसे पहले युक्ति युक्तिकरण के तहत, जैसे कल जो आंकड़े जिला प्रशासन के द्वारा जो दिए गए हैं, तो पहले 2 शिक्षकीय स्कूल की संख्या युक्तिकरण के पहले 47 थी, वो जो है अब बढ़ करके 150 पहुँच गई है। तो आप सोचिए कि 5 कक्षाओं कि बच्चों की पढ़ाई 2 शिक्षकों के भरोसे एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे हो पाएगी, ये सवाल जो है पालक पहले से भी उठा रहे हैं, और ये सवाल अब पुनः उठना लाजिमी है। पहली कक्षा से 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी उसमें 2 शिक्षक रहेंगे, एक शिक्षक रहेगा, एक प्रधान अध्यापक, ऐसा कुछ रहेगा, प्रधान पाठी ऐसा ही कुछ रहेगा। क्योंकि कल जब पूछा गया कि अब वर्तमान स्थिति में युक्ति युक्तिकरण के बाद 2 शिक्षकीय कितने विद्यालय हैं, तो बताया गया पूर्व में 47 था, जो अब बढ़ करके 150 हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि 5 कक्षाओं को 2 शिक्षक कैसे नियंत्रित कर पाएंगे और एक कैसे गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे पाएंगे, ये सवाल उठना भी लाजमी है। और दूसरा पहलू ये है कि यहाँ युक्ति युक्तिकरण के बाद जो शिक्षक बचे हैं, तो उस जहाँ शिक्षक कम थे या बहुत सारे स्कूल, जैसे बताया गया 4 हाई स्कूल था जहाँ शिक्षक विहीन स्थिति थी, उन स्कूलों को शिक्षक मिले हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लिए तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे 2 शिक्षक की व्यवस्था हो रही है, तो वहाँ 5 कक्षाओं को 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, ये सवाल उठना इसमें लाजमी है। सरकार जो ऑर्गेनाइज्ड वे पे कह रही है कि मतलब बहुत सारा बोलना चाहिए कि उसमें अनऑर्गेनाइज्ड तरीके चल रहे थे, जिसमें कहीं बिल्डिंग बनी है, कहीं बच्चे जाते हैं, टीचर्स कम है, उसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे पे कर रहे हैं। एक प्रेमाइसेस कर देंगे, एक बिल्डिंग पे उसको संचालित किया जाएगा। इस तरह से वो सरकार के जितने भी नेता मंत्रियों या प्रवक्ताओं से बात करो तो वो यही कहते हैं।
और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें जैसे विपक्ष है, अभी जो रविंद्र चौबे साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि शिक्षकों को जो लिया गया उनकी नौकरी पे कुठाराघात हो रहा है सीधा सीधा। ये दोनों पहलुओं को कैसे देखते हो आप? निश्चित तौर पे जैसे कि एक ही परिसर में प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी संचालित है, उनको एक में मर्ज किया जा रहा है और वो पूरी व्यवस्था जो है वहाँ प्रिंसिपल के द्वारा नियंत्रित होगी। तो एक जाहिर सी बात है, ये सवाल उठ रही है कि प्रधान पाठक का पद कहीं खत्म न कर दिया जाए। इससे जो वहाँ जो शिक्षक है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं कि उनकी नौकरी कहीं चला ना जाए, उनका पद जब खत्म कर दिया जाएगा प्रधान पाठक का तो कहीं ख़त्म ना हो जाए, ऐसा एक उनके मन में एक संदेह की स्थिति बन रही है। राहुल, जब आप सरकार के नेता मंत्रियों से बातें सुनते हो इन विषयों को लेकर, और जब कांग्रेस के नेता मंत्री आते हैं या पूर्व नेता मंत्री जो रहे हैं वो बातें करते हैं, उनकी बातों को सुनते हो तो कौन सही के पलड़े पर दिखता है, कौन गलत के दिखता है? कौन ऐसा लगता है कि मिथ्या बातें कर रहा है, कौन ऐसा लगता है कि ये राजनीति कर रहा है? देखिए, मेरे को तो लगता है कि दोनों की मंशा ही ठीक नहीं है। भाई पहली बात तो ये है, आप सरकारी स्कूल ठीक है, युक्तियुक्तकरण ठीक है, लेकिन जो निजीकरण जो हो रहा है उसमें आप सब्सिडी दे रहे हैं, तो भाई जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना कि भाई सरकारी को आप स्कूलों को बढ़ावा दें। ठीक है, युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी आपकी जिम्मेदारी है, सरकारी व्यवस्था को ठीक करें, लेकिन आप उसको ठीक नहीं करके समेट रहे हैं और भर्ती भी उसमें नहीं हो रही। दूसरी तरफ आप निजी स्कूल खोलने के लिए आप सब्सिडी दे रहे हैं, तो भाई गरीब बच्चा जाएगा कहाँ? सरकारी स्कूल को तो आप रास्ता बंद कर रहे हैं और निजी स्कूल को आप सब्सिडी दे के खुला रहे हैं। तो निजी स्कूल जो पहले बंद थी अब वो भी आज खुलने लगी है सब्सिडी। एक दरवाज़ा और खोला है सरकार ने, जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने वादा किया था 33,000 शिक्षकों की भर्ती लेंगे करके, नए जो शिक्षक हैं उनको, तो उनमें से भी कुछ सरकार का कुछ पहलू ऐसा आया है कि उसमें कुछ राहत देने की कोशिश की है सरकार ने। तो क्या लगता है, एक तरफ जो बेरोजगारी का बहुत बड़ा आंकड़ा है उसको भी कहीं ना कहीं उसको मर्जिंग करनी है, लेकिन जो नौकरियाँ हैं वो तो उतनी ही हैं, जो नौकरी के पद हैं वो तो उतना ही है, और अलग से एक्स्ट्रा वैकेंसीज कैसे निकालेगी सरकार? तो इतने सारे लोगों को संतुष्ट करना और प्लस ऑर्गेनाइज वे पे काम करना, इसके लिए क्या हो सकता है? क्या मतलब क्या सोचते हो आप? नहीं, आप जो बोल रहे, जैसे देखो युक्तियुक्तकरण के बाद भी बहुत पद खाली हैं, और जो 30,000 के आंकड़े हैं, तो क्या बच्चे को तत्काल शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? आप 30,000 तुरंत करो ना भर्ती, क्यों स्टेप में करोगे? 5,000 अभी फिर आप बचा के करोगे? बच्चों को तत्काल शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए आप भर्ती पूरा करो ना भाई, वो ज़रूरी है भर्ती करना, क्योंकि युक्तियुक्तकरण के बाद भी पद जो है खाली हैं अभी भी। शिक्षा मतलब संकट के दौर से गुजर रहा है, निजी स्कूल को आप बढ़ावा दे रहे हो, गरीब बच्चा पढ़ाए तो कहाँ? पालक लोग कितने परेशान है वो पीड़ा वही जानते हैं। इस पीड़ा को ना कांग्रेस समझ रही है ना भाजपा समझ रही है। ये सही बात है, जैसे कि हम लोग भी मिडिल परिवारों से आते हैं और हम अपनी पीड़ा भी, तो खैर पत्रकार अपनी पीड़ा क्या ही बताएगा, क्यों रोमी भाई? हम तो आप लोगों की पीड़ा के लिए आते हैं, और ये बात सही है कि एक बच्चे को पढ़ाना, आज अगर निजी स्कूल में पढ़ाना हो तो इसको स्कूल ड्रेस दिलाना, उसके जूते दिलाना, उसको उसके किताबें दिलाना, और वो भी एनसीईआरटी की किताबें मिलने के बावजूद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से उसको किताबें खरीद कर देना, और उसके लिए फिर रेनकोट की व्यवस्था, छातों की व्यवस्था, फिर बस की फ़ीस। ये सही है कि एक बच्चे को पढ़ाना, आज अगर निजी स्कूल में पढ़ाना हो तो इसको स्कूल ड्रेस दिलाना, उसके जूते दिलाना, उसको उसके किताबें दिलाना, और वो भी एनसीईआरटी की किताबें मिलने के बावजूद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से उसको किताबें खरीद कर देना, और उसके लिए फिर रेनकोट की व्यवस्था, छातों की व्यवस्था, फिर बस की फ़ीस। ये सब मिला के इतना बड़ा एक डैमेज है, एक परिवार के लिए बोझ है। लेकिन न कांग्रेस ने इस ओर ध्यान दिया, न बीजेपी ने। ऐसा लगता है कि सारा कुछ फंड मैनेजमेंट हो जाता है। ऐसा लगता है जो निजी स्कूल है उन्होंने कहीं ना कहीं अपना नियंत्रण सरकारी एक फ़ंड सेवाओं के तहत न उन्हें दबा रखा है, अपने लिए फ़ायदा निकलवा लेते हैं, लेकिन जो सरकारी जो रवैये हैं उनको ढुलमुल करवा देते हैं। निश्चित तौर पे अगर शासकीय स्कूल बंद हो रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न है, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि दर्ज संख्या कम हो रही है तो किस कारण से कम हो रही है। जाहिर सी बात है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिलेगी तो पालक प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भर्ती करने मजबूर होंगे, क्योंकि वो अपने बच्चे के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकते। और आज फिर जैसे 2 शिक्षक की व्यवस्था हो रही है तो वहाँ फिर गुणवत्ता पे सवाल उठेगा, और पालक मजबूरी में वहाँ के बच्चों को निकालने पर मजबूर भी हो सकते हैं, जैसे पूर्व में हुए हैं। तो इसके कारण से निश्चित तौर पर एक जो प्राइवेट स्कूल है उनको बढ़ावा मिलेगा। एक और बात, जो विपक्षी दल के बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि इसमें आगे चल के ट्रांसफ़र का खेल चलेगा। मतलब जैसे यहाँ से किसी का ट्रांसफ़र दिल्ली राजरा कर दिया, अब वो ये चाहेगा कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से ना हो, उसमें एक खेल चलेगा। अब खेल आप क्या है समझ सकते हैं, सारी जनता समझ सकती है।
इस तरह का खेल चलेगा करके कुछ कांग्रेस के नेता बोल भी जाते हैं। तो क्या लगता है ये सब भी दिख रहा है कहीं से अंदर से? देखिए, अभी तो काफ़ी वो लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं कि जितने अतिशेष शिक्षक हुए हैं उनकी जो सूची है, पहले उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया था और काउंसलिंग में जिन्होंने अपनी पसंद की जगह चयन की उनकी काउंसलिंग के बाद उनको पदस्थापना दे दी गई है। और अतिशेष शिक्षकों की सूची जो है संभागीय कार्यालय को भेजा जा रहा है, जहाँ से फिर उनका आगे काउंसलिंग के माध्यम से उनको जहाँ भी वो अपनी पसंद की जगह ये करेंगे वहाँ फिर उनकी पदस्थापना देंगे, ऐसी बात कही जा रही है। वही पसंद की जगह की तो एक युद्ध रहेगा मेरे ख्याल से। अब वो काउंसलिंग में कितनी पारदर्शिता रखेंगे वो उस समय आने वाले समय ही तो राहुल, काउंसलिंग में पारदर्शिता दिखेगी क्या? होता है कि ऐसा, मतलब सीधा बोल सकते हैं, हमारे चैनल पे हम सीधी बात करते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, युक्तिकरण जो है, प्रक्रिया जो है, युक्तिकरण का ठीक है फैक्टर, लेकिन आप उसको लेके जो प्रक्रिया जो अपनाए हैं वो तो पूरा व्यक्तिगत हित को लेके, मतलब व्यक्तिगत हित साधने जैसा हो रहा है। आपने पहली बात तो दावा आपत्ति मंगाया नहीं, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मैंने कलेक्टर से भी सवाल किया कि भाई आप अगर पारदर्शिता से युक्तिकरण कर रहे हैं तो दावा आपत्ति आपने क्यों नहीं मंगाया? तो कलेक्टर का कहना था कि राज्य शासन से दावा आपत्ति मंगाने का ऐसा कोई आदेश नहीं था। लेकिन कवर्धा, पास के ही ज़िले में कवर्धा के कलेक्टर ने दावा आपत्ति मंगाया, तो फिर तो आप सवालों के घेरे में घिर गए। और दूसरा जो काउंसलिंग जो लिस्ट सूची जो चस्पा करना था उसको आप टाल मटोल करके आधी रात तक, एक दिन पहले आप सूची तैयार कर रहे हैं, फिर दूसरे दिन उसको विलम्ब कर रहे हैं। तो जो आए हैं काउंसलिंग में, जो शिक्षक चाह रहे हैं उन पे क्या विडम्बना होगी? मतलब छुपाने जैसा है। पारदर्शिता इसमें व्यक्तिगत हित ज़्यादा सामने आई है अभी तक जो इस प्रक्रिया अपनाई है। आज का आधा गिलास भरा हुआ भी दिखता है और आधा खाली दिखता है। ये बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत हित ज़्यादा है इसमें। जैसे रोमी भाई, अभी कोर्ट तक चला गया बात, है ना, कोर्ट में मामला चला गया, मेरे ख्याल से स्टे वगैरह कुछ आ गया है क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसी जानकारी में नहीं आई है, लेकिन कोर्ट में बहुत सारे शिक्षक जाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ जा भी चुके हैं। तो अब आगे जो कोर्ट जो डिसीजन देगा उस पर निर्भर करेगा कि इसमें आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा जो निर्देश आते हैं उसके हिसाब से। एक चीज़ और है रोमी भाई, जैसे कि सरकार के नेता मंत्रियों के खिलाफ में अगर मतलब पूर्ववर्ती सरकार के नेता मंत्रियों के खिलाफ में, कांग्रेस की बात करो, उनके यहाँ अगर ईडी के छापे पड़ते हैं, सीबीआई के छापे पड़ते हैं तो ताबड़तोड़ जोर आजमाइश होती है। जो ये मसला है रोड की या सड़क की लड़ाई, एक विपक्ष को लड़ना चाहिए जिस तरह से, उस तरह से नहीं लड़ पा रहे हैं। खाली एक स्टेटमेंट, मीडिया स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक रह जा रहे हैं। लेकिन जब किसी उनके पूर्ववर्ती नेता मंत्री के यहाँ ईडी के छापे पड़ते हैं कोई भी घोटाले को लेकर या सीबीआई की जाँच होती, तो भयानक बड़े पैमाने पर आके लोग सरकारी एजेंसीज का विरोध करते हैं। क्या लगता है जनता की लड़ाई लड़ने में विपक्ष कमज़ोर है? जैसे अभी जो प्रक्रिया आई है तो पूरी प्रक्रिया के बाद में इन लोग अब आंदोलन की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर ये प्रक्रिया जब शुरुआती दौर में था, जब ये बात आ रही थी, उस समय इनको आंदोलन का रुख करना था। तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया पूरी होने के पहले, इनकी पदस्थापना होने के पहले अगर ये आंदोलन हुआ रहता तो वास्तविक में उसमें जो गलत बताया जा रहा है, जिसको गलत है, उस मामले को अगर गंभीरता से लिया जाता तो उस समय सुधार भी हो सकता था समय रहते। कैसा लगता है राहुल आपको? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि भाई जो पारदर्शिता आप कह रहे हैं, मेरे को तो आपके मन में खोट लग रहा है, क्योंकि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उस पर ही सवाल उठ रहा है। मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। जो सड़क की लड़ाई, जैसे रोमी भाई बोल रहे हैं, बहुत पहले उतर जाना था इन्हें मैदान जंग पे। शिक्षकों की बात है, आखिरकार आपके भी वोट बैंक हैं या आप भी उस सरकार में रहे हैं, तो उनके लिए तो सड़क की लड़ाई बनती है ना, बहुत पहले से बन जाती है। बिल्कुल बनती है। मैंने तो अभी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है रविंद्र चौबे जी से, मैंने तो एक लाइन में मैं चाह रहा था कि राजनीति ना हो, सीधा मुद्दा ही ख़त्म हो जाए। मैंने सवाल किया कि आप इस मुद्दे को लेके क्या कोर्ट में जाएंगे? लेकिन उनका ये कहना था कि हम क्यों कोर्ट में जाएं, हमको तो साथ देना है। मतलब इस पर क्या राजनीतिकरण करना है, क्या उद्देश्य है? आप कोर्ट जाइए, एक बार में ख़त्म करिए मुद्दा। तो ये लग रहा है कि ये युक्तिकरण को जो है राजनीतिकरण का रूप दिया जा रहा है। इसे भाजपा की मंशा एक तरफ ठीक नहीं है, उनके मन में खोट है, और जो कांग्रेस है वो राजनीति कर। एक सरल भाषा में अंतिम सवाल है रोमी भाई, इस प्रोसेस में क्या लगता है कि कितने शिक्षकों पे कुठाराघात हो सकता है? कितने, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, कितने शिक्षकों को ऑर्गेनाइज जगह पे ऑर्गेनाइज काम करने का वे मिल सकता है?
आत्मानंद जो एक बता रहे थे अभी रविंद्र चौबे साहब की कांग्रेस की सरकार में आत्मानंद स्कूल एक बहुत कॉर्पोरेट लेवल पे खोला गया, हायर एजुकेशन के जो एराज रहते हैं प्राइवेट निजी वाले उसके लेवल का खोला गया था, उसको भी कोलैप्स वे पे लाने के लिए ये सरकार कर रही है, ऐसे अभी आरोप लगा के गए। आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा डैमेज होगा या नहीं होगा या कम होगा, क्या होगा, मतलब इस चिंगारी की आग कितनी बड़ी होगी? अब इसमें यह है कि जैसे बताया कि जहाँ शिक्षक कम हो रही है तो निश्चित रूप से वहाँ प्रभावित होगी, तो एक नुकसान तो दिखता है। और ऐसे कुछ ही स्कूल है जहाँ कम शिक्षक थे, जहाँ इन्होंने शिक्षक व्यवस्था करने की बात कही गई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि दर्ज संख्या को आप अगर आधार बना करके स्कूलों को बंद करते हैं और या समायोजित करके उसमें दूसरे स्कूल में उनको वहाँ के बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको दूसरे स्कूल में जाना पड़ सकता है। तो फिर उस स्थिति में निश्चित तौर पे उस बच्चे की पढ़ाई जो है प्रभावित हो सकती है। तो इस तरह से समायोजन करने से फिर बहुत सारे स्कूल बंद होते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे और भी दूसरे जो शासकीय स्कूल है उसको लेकर के क्या बोलना चाहिए, निगेटिव सोच रहेगी पालकों के मन में। एक सीधा सवाल राहुल, मतलब ये प्रोसेस सही है, गलत है, सुधार होना चाहिए, विपक्ष की सुनना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, युक्ति युक्तकरण जो प्रक्रिया है ठीक है। आप कम बच्चे हैं उसको दूसरी जगह ले जाके, कम शिक्षक है दूसरी जगह, ठीक है, युक्ति युक्तकरण ठीक है। लेकिन आपका प्लान क्या है? सरकारी स्कूलों को लेके आपकी कोई कार्य योजना है, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको लेके तो शंका तो होता है ना। बगैर प्लान के ठीक है, आत्मानंद स्कूल आपने खोला था, वही अभी की सरकार को भी एक कदम बढ़ के उसमें काम करना था। ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा है, मतलब कोई प्लान नहीं दिख रहा है सरकारी स्कूलों को लेके। तो ये चर्चा परिचर्चा करने के पीछे मकसद ये था कि देखिए, अब रोमी भाई भी हैं और आलोक राहुल भाई हमारे छोटे भाई हैं, वो भी अपने अपने तजुर्बे से और मेरे अंदर जो कुछ जानकारियाँ छन के आई हैं उन तजुर्बों को हमने सोचा कि समायोजित करके आप तक पहुँचाया जाए। सरकार की मंशा की बात की जाए, विपक्ष की मंशा की बात की जाए, तो यहाँ ये एक निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि सरकार अगर किसी मंशा को परिपूर्ण करना चाहती है, अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसा सरकार के नेता मंत्री कहते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, वो अगर करना चाहती है तो वाकई में ऑर्गेनाइज तरीका होना चाहिए। किसी भी शिक्षक या शिक्षिका जिसकी नौकरी लगी हुई, जिसका घर परिवार चल रहा होगा, उन नौकरियों से, उनकी नौकरियों पर कुठाराघात बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों को सहूलियतें होनी चाहिए ताकि बच्चे अगर यहाँ हैं, उनका घर और आसपास स्कूल है, तो उन्हें ये नहीं कि 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ना पड़े। साथ साथ जो नए शिक्षक भर्ती की एक प्रोसेस लाए हैं आप, बेरोजगारी को भी आपको दूर करना है, लेकिन सरकार का बजट भी देखना है, उसको भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाना चाहिए। इन मसलों पे हमारी एक राय और है कि आप निजी स्कूलों को जो आप लगातार एक बोलना चाहिए कि मिठाई खिलाते हैं चमचों में पकड़कर, वो थोड़ा चमचों की मिठाई उनकी कम करिए, क्योंकि वो निजी स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। सरकारी स्कूल के बनिस्बत वहाँ इतनी बड़ी पैमाने पे फीस ली जाती है कि एक पालक को निजी स्कूल में पढ़ाना बहुत दिक्कत होता है। और जब फीस बड़ी लेते हैं तो उनकी बिल्डिंगें चकाचौंध भी बड़े होते हैं, उनके बैनर पोस्टर भी लगते हैं, उनके इनाग्रेशन में बड़े बड़े हीरो हीरोइन या सेलिब्रिटीज़ आते हैं। तो आखिरकार ये सब करके कोई मतलब नहीं है, आखिरकार आपको शिक्षा का स्तर ऊंचा करना है। तो ये कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें आपको सोचनी समझनी होंगी। सरकारी नेताओं को बोल रहा हूँ, विपक्ष को ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष को कोरी राजनीति नहीं करना चाहिए, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया, पत्रकारों को बताया और चलते बने, या फिर जो बहुत सारा प्रोसेस होने के बाद में आप आंदोलन की प्रक्रिया को आज पकड़ने को देख रहे हैं, उसको बहुत पहले किया जा सकता है। अब जैसे राहुल ने बताया कि उन्होंने सवाल किया रविंद्र चौबे साहब से, उन्होंने पूछा क्या इस मसले को लेकर कोर्ट जाएंगे, तो जाने के लिए उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो इस तरह से बातें आ रही हैं, तो राजनीति कम, काम ज़्यादा होना चाहिए। बहरहाल ये बातें आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इन बातों में आपकी कोई राय हो ज़रूर रखिएगा। हम चाहते हैं सरकार के पास तक आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए हम एक ज़रिया बने। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और अपने निजी विचार वीडियो के नीचे बहुत ज़रूरी रखना, क्योंकि उससे हमें कुछ प्रोत्साहन मिलता है। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है, मेरे साथ में रोमशंकर यादव थे और राम थे, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।